विश्वास और सफलता का एकमात्र चैनल बिहार ज्ञान चक्षु। नमस्कार, आज प्रस्तुत है टॉप 75 प्रश्न जो सामान्य अध्ययन से भारत का इतिहास से संबंधित है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और जांचें आपने कितने प्रश्नों का हल कर लिया है। नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। तो आइए, पहला प्रश्न है, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 ईस्वी में 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पहली बार आम चुनाव कराए गए? तो उसका उत्तर होगा लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में पहली बार आम चुनाव कराए गए थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए? तो इसका उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के नायक का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तांतिया टोपे के साथ। अगला प्रश्न है, 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो उत्तर होगा बम्बई में। बम्बई में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो उत्तर होगा दयाल दास। अगला प्रश्न है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? तो उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो उत्तर होगा जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? तो उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर भी बनी थी। अगला प्रश्न है, किस तिथि को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो उत्तर होगा 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ? तो उत्तर होगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो उत्तर होगा 1 वर्ष में स्वराज। अगला प्रश्न है, 24 दिनों की यात्रा के बाद गांधी जी किस तिथि को दांडी पहुंचे? तो उत्तर होगा 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो उत्तर होगा एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो उत्तर होगा आगा खां महल जो पूना में था। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर होगा अबुल कलाम आज़ाद ने, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन योजना का किसने सर्वाधिक विरोध किया? तो उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के अलावे भी कई लोगों ने भारत विभाजन का विरोध किया था, जिसमें सबसे अग्रणी नाम होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला प्रश्न है, 21वां प्रश्न, किसने गांधी जी के दांडी यात्रा जो नमक सत्याग्रह के लिए हुआ था की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी यात्रा को नेपोलियन की पेरिस यात्रा से इसका तुलना किया था। अगला प्रश्न है, किस कानून को काला कानून कहकर पुकारा गया था? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को काला कानून कह के पुकारा गया था, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में जो सभा हो रही थी, जिस पर जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों को गोलियों से भुना गया था। अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न, भारतीय इतिहास में जलियांवाला हत्याकांड का दिन किस रूप में याद किया जाता है? तो उत्तर होगा काला दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा दिल्ली पैक्ट। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो उत्तर होगा लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने ही साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, यह कथन किसका है? यह कथन है लाला लाजपत राय का। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला भारतीय क्रांतिकारी कौन था?
उत्तर होगा खुदीराम बोस, केवल 14 साल की उम्र पर फांसी पर के फंदे से लटक गया था। अगला प्रश्न है भगत सिंह को फांसी देने वाला मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? तो उत्तर होगा जीसी हिल्टन। अगला प्रश्न है साम्राज्यवाद का नाश हो किस क्रांतिकारी का कथन है? ये क्रांतिकारी का नाम है भगत सिंह। अगला प्रश्न है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किसका है? उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उत्तर होगा महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उत्तर होगा महादेव गोविंद रानाडे। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उत्तर होगा चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम गृह मंत्री और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है बिना ताज का बादशाह अर्थात बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? उत्तर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो उत्तर होगा अक्टूबर 1920 ईस्वी को। अगला प्रश्न है अजात शत्रु का उपनाम क्या था? तो उत्तर होगा कुनिक। अगला प्रश्न है आर्यों की भाषा क्या थी? तो उत्तर होगा संस्कृत। संस्कृत आर्यों की भाषा थी। अगला प्रश्न है भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? तो उत्तर होगा इंडो आर्य। अगला प्रश्न है वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो उत्तर होगा वैदिक समाज 4 वर्गों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण थे। अगला प्रश्न है अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो उत्तर होगा जैन धर्म का। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? उत्तर होगा पाटलिपुत्र। नंदवंश का अंतिम शासक कौन हुआ? उत्तर होगा घनानंद। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। इसके पिता महापद्मनंद जो नंदवंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा था? तो उत्तर होगा सोन और गंगा। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो उत्तर होगा अशोक, जिसे सम्राट अशोक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो उत्तर होगा 269 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? उत्तर होगा प्रियदर्शी। पुराणों में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। अगला प्रश्न है अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो उत्तर होगा पाली। अगला प्रश्न है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका कथन है? तो उत्तर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो उत्तर होगा जैन। उदयन भी जैन धर्म के अनुयायी थे और उनके पिता अजातशत्रु भी जैन धर्म के अनुयायी थे। आराम है का नारा किसने दिया था? तो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? उत्तर होगा श्यामलाल गुप्ता। अगला प्रश्न है जय जगत का नारा किसने दिया था? तो उत्तर होगा विनोबा भावे। अगला प्रश्न है कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो उत्तर होगा भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का हिंदी अनुवाद होता है क्रांति अमर हो। अगला प्रश्न है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? तो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? तो उत्तर होगा आर्य समाज ने। आर्य समाज के लोगों ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? उत्तर होगा मीर जाफर। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और उसका सेनापति था मीर जाफर। 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या कर दी थी। सिराजुद्दौला के मौत के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। अगला प्रश्न है
प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया? तो उत्तर होगा मीर जाफर। मीर जाफर को जो है प्लासी के युद्ध के बाद, जिसमें सिराजुद्दौला की हत्या हुई थी, सिराजुद्दौला की हार हुई थी, उसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। फिर 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। उसके बाद फिर जो है 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? तो रोलेट एक्ट एक काला कानून था जिसका उद्देश्य था मुकदमा चलाए बिना किसी को भी नज़रबंद करना, अर्थात शंका के आधार पर भी किसी को जो है कैद कर लिया जाता था, जिसका विरोध पूरे भारतीयों ने किया था। और इसके विरोध में जलियांवाला बाग में जो है शांति सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाया गया था, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण लाहौर जेल में हुई थी? तो उत्तर होगा यतीन दास। यतीन दास ने 64 दिनों तक हड़ताल किया, जिससे 14 दिसंबर 1931 ईस्वी में उसकी मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो उत्तर होगा चर्बी वाला कारतूस। अगला प्रश्न है, मार्गरेट नोबेल यानी सिस्टर निवेदिता को क्या क्या कहा गया है? तो सिस्टर निवेदिता को विवेकानंद ने शेरनी कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोक माता कहा है, अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा था। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, 1915 ईस्वी में गांधी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? उत्तर होगा कैसर ए हिंद। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो 1857 के विद्रोह का परिणाम हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो उत्तर होगा श्री नारायण गुरु ने। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह किसका कथन है? तो उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो उत्तर होगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शनी किसका उपनाम है? तो उत्तर होगा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का एक उपनाम प्रियदर्शनी भी है। और वहीं मगध के सम्राट अशोक महान का उपनाम प्रियदर्शी है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो उत्तर होगा एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। अगला प्रश्न है, वो क्रांतिकारी कौन था जो बाद में योगी बन गया? उत्तर होगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वो स्वामी दयानंद सरस्वती जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी, और उसका एक प्रसिद्ध नारा है वेदों की ओर लौटो। साथियों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें, जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक अवश्य करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु।